हेलो एंड वेलकम टू क्लास 10 ऑफ योर कंपनी लॉ रिवीजन सीरीज। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वो है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस, पूरा का पूरा चैप्टर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम यहाँ रिवाइज करेंगे, जो कि सेक्शंस 128 टू 138 बोलता है। 138 इंटरनल ऑडिट है, बट हम इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं और हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा ऑडिट, उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, मैं वैसे करा दूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लास स्टार्ट करने से पहले ये है कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि जो सेक्शंस हैं वो हमें याद करने हैं या नहीं करने हैं एट एग्जीक्यूटिव लेवल। चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे प्रोफेशनल हो, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देने हैं सेक्शंस को याद करने के लिए। मैम ये क्या बोल रहे हो? यस, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। सेक्शंस आपको अपने आप सबकॉन्शियसली याद होते चले जाएंगे अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करोगे। और तरीका क्या है? जब भी कोई आप टॉपिक, चाहे आप समरी नोट्स बना रहे हो चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आप टॉपिक के आगे सेक्शन कोड करके पढ़ाई करोगे तो आप जब जब रिवाइज करोगे इस टॉपिक को, आप सबकॉन्शियसली क्या करोगे, आप सेक्शन भी देखोगे और वो अपने आप याद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा बैठ के अरे 128 में क्या था, 129 में क्या था, इस तरीके से रटना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिंपली जो भी टॉपिक कर रहे हो, जो भी सेक्शन आप रिवाइज कर रहे हो, उसके ऊपर सेक्शन कोड कर दो। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ सेक्शन 128 की बात कर रहे हैं, जिसमें कि बुक्स के बारे में बताया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया कि वो कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं। तो सेक्शन 128 हम जब स्टार्ट करेंगे हमें पता है, अच्छा इट टेल्स अबाउट दिस एंड दिस। ठीक है, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस तरीके से आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, सो ये बेस्ट टेक्निक है, बेस्ट एवर टेक्निक है टू रिवाइज एंड रिकॉल योर सेक्शंस ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स फ्रॉम द एक्ट विदाउट पुटिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू इट। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चैप्टर। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो, अगर मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बात करूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, तो आपकी दुकान का मतलब आपकी कंपनी का खर्चा पानी कितना है उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। खर्चा पानी कितना है मतलब ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय अ कंपनी एंड मैटर्स इन रिलेशन टू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस। जो भी खर्चा पानी है, जो आया जो गया, सब कुछ आप नोट कर रहे हो। ठीक है, all sales and purchases of goods and services, all the assets and liabilities of the company and items of cost as may be prescribed under section 148। वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट में। जो कॉस्ट अकाउंटेंट की बात होती है, कॉस्ट ऑडिट की बात होती है, वो सारा आपका 148 में आएगा। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो ये समझ लो कंपनी का जो भी खर्चा पानी है, जो भी उसकी पूंजी है, जो भी उसका उधार है, वो सब कुछ आप लिख के रख रहे हो। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले कुछ भी मनी आया, मनी रिसीव हुआ या मनी एक्सपेंड किया, ठीक है, बाय अ कंपनी एंड द मैटर्स इन रिलेशन टू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस। सिंपल सॉर्टेड, मतलब पहला क्या हो गया आपका रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, सेकंड हो गया आपका सेल्स एंड परचेसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड आपका हो गया असेट एंड लायबिलिटीज, और फोर्थ हो गया आपका कॉस्ट ऑफ ऑल दी आइटम्स। तो याद रहेंगे ये चीजें। मेरे पीछे दोबारा रिवाइज, क्योंकि ये रिविजनरी क्लास है, रेगुलर क्लास नहीं है, इसलिए हमें रिवाइज भी साथ साथ करना है। फिर से मेरे साथ बोलो। सबसे पहले ऑल दी मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी, तो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर बाय द कंपनी, देन सेल्स एंड परचेजेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, asset and liabilities and the cost, the items of the cost as may prescribed under section 148। तो ये क्या होता है? ये as per section 2 clause 13 of the act, books of account includes records maintained in respect of। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। देखो, यहाँ छोटी छोटी चीजें ये आपको याद रहेंगी, तो अगर इसमें से कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया तो आप उसको अच्छी तरीके से क्या कर पाओगे? अटेंड कर पाओगे। ठीक है, नाउ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है? The books of accounts must be kept on accrual basis। accrual basis का मतलब क्या होता है? जब हुआ तब, जब हुआ तब। कोई हम पहले इमेजिनरी उसमें नहीं रख रहे हैं कि चलो अगले महीने सो एंड सो से हमारी पेमेंट आने वाली है तो हम उसको अभी रिकॉर्ड कर लें। नहीं, हमें जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं वो अक्रूवल बेसिस पे बनाने हैं, मतलब जब अकर हुए तब, जब अकर हुए तब, तो जब हुआ तब हम उसको लिख लेंगे। प्लस डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होगी। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? हमने सब पढ़ा है, डेबिट एंड क्रेडिट वाली एंट्री। डेबिट क्रेडिट दोनों साइड आपको इफेक्ट दिखाना होता है उसका। बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी और इट्स ब्रांचेस। कंपनी या कंपनी के ब्रांचेस भी तो होंगी ना, तो हमें तो सबका लेखा जोखा एक साथ देखना है। द कंपनी मस्ट प्रिपेयर एंड कीप्स रजिस्टर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट पेपर्स। अब इसमें पेपर्स वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज कि इसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है हम इसे रखेंगे कहाँ?
where we should kept our books of accounts at company's registered office, at company's registered office, at company's registered office and any other relevant place as board of directors thinks fit. कहीं भी रख सकते हो विद इन इंडिया, लेकिन आपको पहले के पहले नोटिस में देना पड़ेगा कि कहाँ रख रहे हो, ठीक है। सो एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप्स इट रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर एक फाइनेंशियल ईयर के अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे वो आपको रखने। अब हमने बोला कि कहाँ रख सकते हैं, तो देखो रजिस्टर्ड ऑफिस तो है ही आपका, रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको रखने ही रखने हैं, बट अगर हम इसके अलावा कोई और जगह सोचते हैं तो वी हैव टू फाइल अ नोटिस इन राइटिंग विद इन 7 days ऑफ डिसाइडिंग द प्लेस। आज बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया, आज क्या है, आज क्या है डेट, हाँ जी आज डेट क्या है हमारी 17th है, 17th ऑफ अक्टूबर आपका ये। अब आज डिसाइड किया तो इसके 7 दिन के अंदर अंदर, इसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस देना है इन राइटिंग, जब आपने डिसाइड कर ली प्लेस इन AOC 5। कौन सा वाला फॉर्म बेटा, AOC 5 टू ROC। तो हमने क्या देखा कि हम कहाँ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख सकते हैं, एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस एज BOD थिंग्स फिट। तो जब उसने सोचा डिसाइड कर लिया उसके 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस फाइल होगा टू ROC इन AOC 5, ठीक है। ये बताते हुए कि हम भाई यहाँ अपनी बुक्स रख रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ABC लिमिटेड इज हैविंग इट्स ब्रांच ऑफिस इन जोधपुर, उदयपुर एंड भिवाड़ी, ठीक है। ABC लिमिटेड है, उसका ब्रांच ऑफिस कहाँ कहाँ है, जोधपुर, उदयपुर, भिवाड़ी। इट्स मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एट ऑल ब्रांच ऑफिस। व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय रजिस्टर ऑफिस रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ब्रांच ऑफिसेज। तो आपके हिसाब से क्या होगा, सोचो, वीडियो को पॉज कर दो चाहे, सोचो और मुझे बताओ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसकी कहाँ कहाँ मेंटेन रहेंगी। As per section 128, every branch office should maintain proper books of account, proper summarized returns periodically are sent to branch office to the company as its registered office। Summarized आप भेज सकते हो, लेकिन हर एक ब्रांच ऑफिस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर एक फाइनेंशियल ईयर में मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब जो है ये नया चीज आ गई है कि जब आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली आप प्रिजर्व करके रखो, क्योंकि मैनुअली तो बहुत ज्यादा चीजें अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं या मिसमैनेज होने के चांसेस रहते हैं, बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको प्रिजर्व कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होगा। अब देखो क्या क्या है इसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट पेपर्स शैल रिमेन एसेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स। इसका फायदा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर विच हैव फीचर ऑफ ऑडिट रिकॉर्डिंग ट्रेल ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, एक ट्रेल हमें पता चलेगी कि क्या चल रहा है। डिस्प्लेड इन लेजिबल फॉर्म, लेजिबल फॉर्म में डिस्प्ले होना चाहिए, ये नहीं कि आपका कंप्यूटराइज्ड जो उसका सिस्टम है वही चीज ले रहा है। प्रॉपर लेजिबल फॉर्म जो पढ़ने लायक हो, प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्टोरेज रिट्रीवल प्रिंट आउट ऑफ एज BOD ऑडिट कमेटी थिंग्स फिट। तो मतलब प्रॉपर तरीके से उसका प्रिंट आउट वगैरह सब आना चाहिए, इसीलिए वो रीडेबल होना चाहिए। अगर बोले तो रीडेबल होना चाहिए इन ऑल सेंसेस, ठीक है। रिटेन्ड इन सेम फॉर्मेट एज इज इन ओरिजिनली जनरेटेड, जैसे आपका जनरेट हुआ है उसी फॉर्म में आपको मेंटेन रखना है, कोई टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच ऑफिस शैल नॉट बी ऑल्टर्ड इन एनी मैनर, बैकअप ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स व्हिच लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड द कंपनी शैल, कहां भाग रहा है भाई, and the company shall intimate to the registered on annual basis at the time of filing the financial statement कि आपके सर्विस प्रोवाइडर का नेम, IP एड्रेस, लोकेशन, जहां भी आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है, ठीक है, सच एड्रेस ऑफ SP, सब कुछ आप क्या करोगे, रजिस्ट्रार को एनुअल बेसिस पे अपडेट करोगे, राइट। तो इफ सर्विस प्रोवाइडर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया देन द डिटेल्स ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन इन इंडिया। अगर आपने सर्विस प्रोवाइडर बाहर का ले रखा है तो आप जो ऑथराइज्ड पर्सन इंडिया का होगा उसकी डिटेल्स दे दोगे, ठीक है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर हमें करने हैं, इलेक्ट्रॉनिकली अगर हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आपके 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 आपके पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सर्विस प्रोवाइडर की डिटेल्स आपको अपडेट करनी है एनुअल बेसिस पे रजिस्ट्रार को। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस का इंस्पेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले इन इंडिया ब्रांच ऑफिस ऑफ कंपनी, एक ये कंपनी है, ठीक है, एक ये कंपनी है, कंपनी का जो ये इंडिया में आपकी, अब इसकी ब्रांच ऑफिस हो सकती है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक यूके में है, एक US में है और एक दुबई में है, ठीक है। इस तरीके से आपकी ब्रांच ऑफिस है बाहर।
तो क्या करोगे आप, कैसे करोगे मेंटेन, शैल मेंटेन सेम एज सेक्शन 128 सबसेक्शन 1, इस तरीके से मेंटेन करोगे जो अभी हमने सारी चीजें पढ़ी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक वाला। इन इंडिया, ब्रांच ऑफिस अगर इंडिया में है, shall be open for inspection at its registered office or at any other place by its director during business hours। इंस्पेक्शन कर सकते हो, ठीक है, ओपन रहेगा बिजनेस आवर्स में। बिजनेस आवर्स हमारे क्या होते हैं, मेनली 9 AM to 6 PM। आउटसाइड इंडिया प्रॉपर समराइज रिटर्न शैल बी सेंड टू RO, समराइज रिटर्न जाएंगे। अगर आउटसाइड इंडिया है तो पूरा का पूरा तो आप इंस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो वहां से क्या आएंगे, आपके समराइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आएंगे, पेपर्स आएंगे एट क्वार्टरली इंटरवल्स, क्वार्टरली इंटरवल्स आएंगे, शैल कैप्ट ओपन टू डायरेक्टर फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्ट कौन करेगा, डायरेक्टर, डायरेक्टर ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है। अब उसको तो नॉलेज होनी चाहिए ना, डायरेक्टर को, बीइंग इंडिया में उसका मेन कंपनी है और ब्रांचेस हैं, जैसे मैंने आपको बताई है यूके, यूएस, दुबई, तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक जगह का अपना इंस्पेक्ट करे। तो इसी के लिए इंटरवल बेसिस पे आपका क्या आएगा, क्वार्टरली इंटरवल्स पे उसकी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। द इंस्पेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्सिडरी ऑफ द कंपनी शैल बी डन ओनली बाय द पर्सन ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ बाय रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोई भी नहीं उठ के कर देगा, ठीक है, जो पर्सन ऑथराइज्ड होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वही इंस्पेक्ट करेगा सब्सिडरी के सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है, वेयर द इंस्पेक्शन इज मेड द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज द कंपनी शैल गिव टू द पर्सन मेकिंग सच इंस्पेक्शन असिस्टेंस। अब मैं हूं, ठीक है, मैं डायरेक्टर हूं, मुझे ऑथराइज किया है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ये XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी है, यहाँ मैं हूँ, ठीक है, मुझे क्या करा है, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज किया है, तो सब्सिडरी की जितनी भी चीजें हैं मैं इंस्पेक्ट करूंगी और मुझे असिस्ट करेंगे, उनकी ड्यूटी बनती है कंपनी की सारी चीजें लाने में। ठीक है, असिस्टेंस में जो भी मुझे रिक्वायरमेंट होंगी इन कनेक्शन विद द इंस्पेक्शन विच द कंपनी में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू गिव। मैंने बोला मुझे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए तो हाँ, मुझे वो लाने में असिस्ट करेंगे। ठीक है, ये 2 इलिस्ट्रेशन हैं, ये आप पढ़ो इतने। Illustration 1, ABC Limited has a registered office in Delhi and the branch office in California. The proper books of accounts relating to transaction affected at its branch office in California are kept at that office and proper summarized returns periodically, quarterly are sent to the branch office to the company as a registered office। समझ में आया, वही मैंने आपको बताया। अब ABC ये तो हो गई बाहर की बात, आउटसाइड की बात। अब सेकंड जो लिस्टेशन है वो है कि रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है और ब्रांच ऑफिस आपकी मुंबई में है। द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग ट्रांजैक्शन अफेक्टेड इन ब्रांच ऑफिस आर in Mumbai are kept at the office and the proper summarized are sent to the branch office, sent by the branch office to the company's registered office। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई क्वेश्चन इस तरीके से ट्विस्ट होकर भी आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि अच्छा आउटसाइड है तो समराइज्ड भेजेगा, अगर विद इन इंडिया है तो क्या समराइज्ड भेजेगा, यस समराइज्ड भेजेगा। हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारी मेन कंपनी है उसकी जो भी ब्रांच है, नो मैटर व्हाट की वो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, लॉ बोलता है कि आपको अपनी समराइज्ड पीरियोडिकली जो आपकी समराइज्ड रिटर्न्स हैं वो आपको भेजनी है टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे बाहर है तो भेजेगा, इंडिया में भी हो तो भेजोगे क्योंकि आप ब्रांच ऑफिस हो। ठीक है, अब प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो भाई वो बोलता है 8 साल तक आपको प्रिजर्व करना है। लाइक फॉर एग्जांपल 2024 का फाइनेंशियल ईयर है, रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, इसके आगे 8 इयर्स तक आपको प्रिजर्व करके चलना ही चलना है अनटिल अनलेस आपको सीजी ने डायरेक्ट किया है टू प्रिजर्व योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू सच हायर पीरियड। मतलब अगर डायरेक्ट किया है सीजी ने आपको कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है या कुछ भी चल रहा है सीजी की तरफ से और आपको ऑर्डर मिला है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हायर पीरियड तक मेंटेन करके रखो और डिस्कार्ड ना करो, तो आप वो करोगे। अदरवाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपको प्रिजर्व करके रखनी है वो एज पर लॉ 8 इयर्स है। ठीक है, फ्रॉम दी रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन बुक्स, अब कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है एज पर सेक्शन 128 सबसेक्शन 6, तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चार्ज इन फाइनेंस, CFO, एनी अदर पर्सन ऑफ अ कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड विद ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128। ठीक है, और अगर ये नहीं रख पाता है तो आपका फाइन लगेगा 50,000, मैक्सिमम 5 लाख, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं कि सेक्शन 128 में हमने क्या पढ़ा, तो सेक्शन 128 क्या कहता है, सेक्शन 128 आपकी कंपनी का जो खर्चा पानी है, जो सब कुछ है पूंजी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अब रिकॉर्ड मेंटेन करना कहाँ है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना है। अगर उसके अलावा आपको मेंटेन रखना है तो आपको जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है वो 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपने रजिस्ट्रार को बताना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना है इन AOC 5 कि भाई हम इस तरीके से यहाँ पर अपने नॉट एट रजिस्टर्ड ऑफिस हम यहाँ रख रहे हैं विद इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमें कब तक प्रिजर्व करके रखना है, हमें 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना है अनटिल अनलेस हमें सीजी ने बोला है कि आप इस तरीके से मेंटेन करो। ठीक है, और
इंस्पेक्ट कौन करेगा? डायरेक्टर इंस्पेक्ट करेगा। जो ब्रांच ऑफिस है उन सबकी ड्यूटी बनती है कि एंड पीरियडिकली दैट इज क्वार्टरली आप समराइज रिटर्न्स भेजो टू द रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर द इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन तो आप कर सकते हो, मतलब आपको भेजनी ही भेजनी है। और सेक्शन 128 में अगर कोई पर्सन ऑथराइज्ड है प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, इन सबकी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं टू मेंटेन बुक्स। अगर नहीं किया इन लोगों ने ऐसा मेंटेन तो आपकी पेनल्टी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, येट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 129। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, एंड एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये हम क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट कंप्राइजेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारा सबसे पहले आता है हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस। मतलब तीन चीजें तो हमने पढ़ी हैं। और अगर 12th में जिन बच्चों के पास कॉमर्स थी, क्लास 12th में जब थे, तो क्लास 12th में आपके पास एक एक्टिविटी जरूर हुई होगी टू फाइंड आउट द रेशियोज फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। थी कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे टाइम पे ये बहुत ज्यादा थी और बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप आज भी कर सकते हो, मतलब अभी तो टाइम नहीं है, हमें पढ़ना है, बट उसके बाद टू जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा लो, ठीक है, और उस बैलेंस शीट में से जितने भी आपके रेशियोज हैं या आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं वो बनाकर देखो। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कितनी छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि क्लास 12th में तो हमारे पास ये क्वेश्चंस आते थे और एक्टिविटी भी हमारे टीचर्स कराते थे। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हमारे टीचर्स एक्टिविटी कराते थे कि आप कोई भी पीएनएल ले लो, सॉरी बैलेंस शीट ले लो, पीएनएल ले लो, हाँ, क्योंकि दोनों चीजें की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियोज निकालो। जो आपके एक्टिविटी रेशियोज होते थे, सॉल्वेंसी रेशियोज होते थे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होते थे। ठीक है, ये सारी चीजें आप निकाल के देखो, आपको पता चलेगा कि कंपनी की एक्चुअल जब वैल्यू देखोगे ना, तो आप ये कर सकते हो, बट आई रिकमेंड आफ्टर एग्जाम्स, नॉट अभी। ठीक है, मैटर्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड बाय। अब हम बोल रहे हैं कि शेड्यूल 3 के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी जो कि आपके ट्रू एंड फेयर व्यू बताएंगी। ठीक है, एज प्रोवाइडेड द क्लासेस ऑफ कंपनी शेड्यूल 3 एंड कंप्लाई एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं। बट ये चीजें किसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कंपनी इंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज ये जो इंश्योरेंस कंपनी, इनका अपना एक्ट होता है, ये अपने एक्ट के अकॉर्डिंग रेगुलेट होते हैं। तो इन कंपनीज को क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया इसमें से। shall not be treated as not disclosing true and fair view of the state of the affairs of the company. When the FS does not comply with AS, the reason of such deviation and the financial effects, if any, shall disclose in its FS. अगर accounting standards आपने नहीं करे हैं या कुछ deviate हो रहे हैं and not complying with the AS, तो आपको उसकी deviation का reason अपने financial statements में देना है। ठीक है, अब हमने वहां पढ़ा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन है पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसे ही सेम मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चार्ज इन फाइनेंस, सीएफओ, अदर पर्सन ऑफ कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड एंड ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन सेक्शन 129, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर आपका एफएस। इफ अबव मेंशन्ड ऑफिसर एब्सेंट, ऑल द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल एंड पनिशेबल अगर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है। पेनल्टी आपकी सेम है एज पर सेक्शन 128, जो कि कितनी थी आपकी? मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जाम्पल्स: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है आपका एज पर शेड्यूल 3। यहां से मुझे एक चीज और याद आई, अभी तो एग्जाम्स है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि बेयर एक्ट जो होता है ना, कंपनी एक्ट का, बेयर एक्ट, कंपनीज एक्ट का, ठीक है, कंपनीज बेयर एक्ट, वो ले लो लेटेस्ट। ठीक है, उसमें शेड्यूल 3 भी पढ़ के देखना। डेप्रिसिएशन का भी आपका शेड्यूल होता है। ठीक है, क्या होता है ना, अभी तो हमें आदत ही नहीं है कि हम बेयर एक्ट पढ़े, लेकिन जब बेयर एक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे ना, जब बेयर एक्ट पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी जो क्लैरिटी है ना वो आएगी। अभी तक हम क्या है, मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, या आपके टीचर ने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, एंड दैट्स इट। बट हमें एग्जाम में कैसे करना होता है? हमारे पास तो एग्जाम में कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है, कैसे इंटरप्रेट करोगे रियलिटी? वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी जब आप बुक की जो सिंपलर लैंग्वेज है उसे ना पढ़कर डायरेक्ट पढ़ना चालू करोगे। ठीक है, तो आज अपने आप से प्रॉमिस करो, अगर आपको एक अच्छा सीएस बनना है, अच्छा एक इंटेलेक्चुअल या कह लो कि अवेयर होना, अगर आपको ऐसा बनना है, क्योंकि देखो हमारे प्रोफेशन में ऐसा है, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, कोई भी तीनों में से कोई भी प्रोफेशन हो, ये गांठ बांध लो कि पूरे टाइम पढ़ना है, पूरे टाइम पढ़ना है। हमारे कोर्सेज में, हमारे फील्ड में ऐसा है कि हमारे 6 महीने बाद अमेंडमेंट आती है। अब हमारे सामने कोई क्लाइंट आ गया तो आप ये थोड़ा ना कहोगे कि नहीं मैं तो 24 में एग्जाम्स दिए थे, तब जो पढ़ा था वो पढ़ा था, अब मुझे नहीं पता क्या चल रहा है।
ऐसा नहीं कहोगे ना, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है, बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे करना है, ये आपको तभी आएगी जब आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। आई एम नॉट सेइंग कि अभी पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन आपके पास होनी चाहिए बेयर एक्ट, ठीक है। अभी क्यों? क्योंकि आपने कंपनी लॉ बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है, पूरा अच्छे से रिवाइज्ड है। तो जब आप कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन बेयर एक्ट में से पढ़ोगे ना, अभी भी, नॉट ऑल, बट फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 128 ही है, सेक्शन 128 या सेक्शन 129 जब आप बेयर एक्ट में से पढ़ोगे, आपको क्लैरिटी आएगी। अच्छा, ये आप बहुत इजीली इंटरप्रेट कर पाओगे और यही फायदा आपको एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि बेयर एक्ट ले लो, लेने में तो कोई बुराई नहीं है, आप ले लो और धीरे धीरे, जैसे आपको लगता है ना कि यार मेरा जो सेक्शन 129 है ना, अंकिता मैम ने बहुत अच्छा से कराया था और मेरा बिल्कुल टिप्स पे है, तो मैं ये देखता हूँ कि मैं बेयर एक्ट से कितना समझ पाता हूँ। तो आपने सेक्शन 129 रिवाइज किया, बहुत अच्छे से आपको आ गया। अब आप बेयर एक्ट खोलोगे, बेयर एक्ट खोलने के बाद सेक्शन 129 जब आप पढ़ोगे, आपको समझ में आएगी। उसी के पीछे शेड्यूल 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी बेयर एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये वाली ही सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। हाँ, इसमें रूल्स नहीं है, ठीक है, रूल्स के लिए मैं अलग रेफर करती हूँ, बट अभी क्या है, आपको रूल्स की ऐसा नीड नहीं है, आप बेयर एक्ट ही पढ़ना सीखो। तो इसका ना जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मेक श्योर कि आप लो और आप समझो, कोशिश करो, ठीक है। सो ये बेयर एक्ट का था। शेड्यूल 3 से मुझे याद आया, क्योंकि शेड्यूल 3 भी बुक में दिया हुआ है और आपको उससे क्लैरिटी आएगी। शेड्यूल 3 कंटेन्स जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन फॉर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं कि अगर आपकी पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी है तो दोनों के मिला के आप कंसोलिडेटेड बना दोगे, जो आपके एओसी 1 में जाएंगे। किस में जाएंगे? एओसी 1 में जाएंगे। तो कंपनी शैल आल्सो अटैच along with its financial statement containing the salient features of the FS of its subsidiaries or associates or joint ventures in AOC 1। AOC 1 में आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगे। ये इलस्ट्रेशन है, ये कर लेना। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपको ध्यान से सुनना है, मैं हर क्लास में यही बोलती हूँ, ठीक है। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए पूरे, अब सेक्शन 130 की बात करते हैं। सेक्शन 130 क्या बोलता है? सेक्शन 130 बोलता है रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन एनसीएलटी ऑर्डर, ऑन एनसीएलटी ऑर्डर। अब एनसीएलटी ऑर्डर दे सकता है आपको कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करो और रिकास्ट करो। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है ऐसा, किसके बोलने पर? सीजी के बोलने पर, सेबी के बोलने पर, इनकम टैक्स अथॉरिटी पे बोलने पर, या रेगुलेटरी कोई भी अदर बॉडी है उसके बोलने पर, उसको भी ऐसा लग रहा है कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो थोड़े से रिलायबल नहीं है और उनको रिकास्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के खुद कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास भी पावर नहीं है ओपन करने की और बाद में टेम्परिंग करने की, रिकास्ट करने की। सिर्फ और सिर्फ एनसीएलटी ऑर्डर देगा तभी, और इसका जो टाइम फ्रेम है वो है 8 ईयर्स और सीजी डायरेक्ट्स। अगर सीजी डायरेक्ट करता है अदर मतलब हायर पीरियड, तो तब आप ओपन रख सकते हो, वरना 8 साल। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एज पर सेक्शन 130, जब एनसीएलटी ऑर्डर देगा तो 8 साल है, ठीक है। अभी सेक्शन 131 पढ़ेंगे, आपको और क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पर कौन बोल रहा है? यहाँ पे सीजी बोल रहा है, सेबी बोल रहा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी बोल रही है, या कोई अदर रेगुलेटरी बॉडी बोल रही है, तो उनकी एप्लीकेशन मिलने पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कर सकते हैं? रीओपन कर सकते हैं और रिकास्ट कर सकते हैं। एंड रिकास्ट मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे 20 लाख लिखा है कहीं, तो क्या मैं उसको 25 लाख कर दूं या 28 लाख कर दूं? नहीं, सिर्फ फॉर्मेट्स में चेंज होगा। रिकास्ट होंगे फॉर्मेट्स एज पर शेड्यूल 3 और एज पर सेक्शन 129 और पर सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट, इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों लगेगा? 2 केसेस हैं जो मेन लगेगा एनसीएलटी को इनकी अथॉरिटीज पे बोलने के लिए। वो है एक, अर्लियर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉडलेंटली, ठीक है, फ्रॉडलेंटली बने हैं, कुछ ना कुछ मिसिंग है या कुछ घपला है, इसलिए वो बोलेगा एनसीएलटी की, अपने एक चांस देगा बेसिकली कि आप जरा अपना अकाउंट्स को ठीक करो। मिसमैनेज्ड दैट गिविंग डाउट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबिलिटी, कुछ ना कुछ चीज मिसिंग है जिससे कि पूरी पिक्चर नहीं आ रही दिमाग में, है ना, कुछ आइटम्स मिसिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से या कुछ है, ताकि हम ये भी नहीं बोल सकते स्ट्रेट फॉरवर्डली कि ये गलत है, हम ये भी नहीं बोल सकते ये सही है। तो जो कंफ्यूजन हो रहा है, जो डाउट्स आ रहे हैं, उसको हटाने के लिए एनसीएलटी किसके? सीजी, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटी और कोई भी अदर रेगुलेटरी बॉडी के बोलने पर कंपनी को बोलेगा रीओपन करो और ठीक करो, ठीक है। मैक्सिमम 8 ईयर्स और सीजी डायरेक्ट एज, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो सेक्शन 131 है वो बोलता है वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। अब बच्चे बोलेंगे मैम अभी तो आप कह रहे थे कि कंपनी नहीं खोल सकती, फिर कंपनी नहीं खोल रही है यहाँ भी,
यहाँ पे जो कंपनी है ना, कंपनी वो एनसीएलटी से पूछ रही है, जब तक एनसीएलटी अप्रूवल नहीं देगा वो खुद नहीं खोल सकती है, समझ आ रही है। वॉलंटरी रिवीजन है जरूर, लेकिन किसी और के ना कहने पर हमारे मन में खुद आया कि यार शायद हमारे अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह है ना, ये ढंग से बनी नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स गोइंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये एनसीएलटी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बीआर है, डू नॉट कंप्लाई विद द सेक्शन 129 एंड 134 और हमें लग रहा है तो हम फॉर्मेट्स को रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं। अब एनसीएलटी जब एप्लीकेशन ले लेगी तो वो उन सारी अथॉरिटीज को भेजेगी, सीजी, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, कि भैया देखो जरा मैटर क्या है, टू गो थ्रू द मैटर, ठीक है, और हमें बताओ कि क्या करना है, ठीक है, और फिर वो डायरेक्ट कर देगी, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डायरेक्टली ये अथॉरिटीज उसको बोल रही थी एनसीएलटी को, और 131 वॉलंटरी से याद रखना कि कंपनी खुद बोल रही है एनसीएलटी को, ठीक है, ये दोनों चीजें थी। अब सेक्शन 132 जो है वो है आपका नेफ्रा, ठीक है, जो मैंने सेपरेट आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो मैं अटैच कर दूंगी इसमें। नाउ सेक्शन 134 क्या बोलता है, साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अप्रूव करेंगे, सबसे पहले तो अप्रूव होंगे इन बोर्ड मीटिंग थ्रू बीआर, इन बोर्ड मीटिंग थ्रू बीआर। अब इनको साइन कौन करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ज्यादा लोग साइन करेंगे, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर शेड्यूल 3 बनते हैं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो जब इतनी चीजें होती हैं तो बहुत ज्यादा लोग चाहिए टू साइन। तो कौन कौन, ये लोग, चेयरपर्सन इफ ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर नहीं, और 2 डायरेक्टर्स जिसमें कि आपका एक एमडी होना चाहिए, ठीक है। चेयरपर्सन और चेयरमैन इफ ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इफ नॉट 2 डायरेक्टर्स जिसमें कि एक एमडी होना चाहिए, साथ में सीएफओ, सीईओ और सीएस, मतलब सारी पोजीशंस अगर हैं तो जितने लोग उतनी अच्छी बात, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट, अगर बोर्ड रिपोर्ट है तो बोर्ड रिपोर्ट कौन साइन करेगा, चेयरपर्सन इफ ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स जिसमें कि एक एमडी होना चाहिए। बोर्ड रिपोर्ट है, छोटी रिपोर्ट है, उसमें से आप क्या कर सकते हो, कम लोगों से भी साइन करवा सकते हो, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो उसमें आपको इतने लोग चाहिए। समझ में आया, क्लियर हुआ, इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखने वाली बात है। नाउ सेक्शन 135 जो है आपका सीएसआर है, वो हम सीएसआर करेंगे। उसके बाद हमारा है 136 सर्कुलेशन ऑफ अकाउंट। सर्कुलेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब बोले तो आपको सर्कुलेट करने हैं, किसको, मेंबर्स, डिवेंचर ट्रस्टी एंड अदर पर्सन, जो भी रिक्वायर्ड है एज पर लॉ, ठीक है, एज पर लॉ जो भी रिक्वायर्ड है उन सबको हमें क्या करना है, अपने जो अकाउंट्स हैं उनको सर्कुलेट करना है। अब हर एक कंपनी को सर्कुलेट करना है ताकि उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग, अपनी एक जो पिक्चर है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो पता लग सके, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू दी कंपनी। सो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट, ये तीनों चीज हमें सर्कुलेट करनी है, हर एक कंपनी को सर्कुलेट करनी है टू मेंबर्स, डिवेंचर ट्रस्टीज और अदर पर्सन रिक्वायर्ड एज पर लॉ। किसमें करनी है, ऐसी करनी है, कोई फॉर्म नहीं है इसका, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी जो है, लिस्टेड कंपनी के लिए एओसी 3 है। लिस्टेड कंपनी के लिए अलग से क्यों है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी ना, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी, ऑडिटेड रिपोर्ट होगी, वही बहुत लंबी लंबी होगी, तो इतना हमारे पास वो नहीं है। और लिस्टेड कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है, सब है, तो उसके लिए तो हमने अलग से बता दिया ना, एओसी 1 है। AOC 3 salient features capital registered office to inspect for members at least 21 days before AGM. AGM से पहले 21 days पहले एटलीस्ट आप रजिस्टर्ड ऑफिस में अपने सेलियंट फीचर का एक एब्रिज्ड टाइप से समझ लो, आपको AOC 4 जो है, AOC 3 जो है वो मेंटेन करके रखना है वहां पे अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है। टू इंस्पेक्शन, टू हैव टू मतलब मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकें, टू, ठीक है। और कंसोलिडेटेड इन केस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो कंसोलिडेटेड का मैंने आपको बता दिया, AOC 1 जो हमने ऊपर पढ़ा था। 137 क्या बोलता है, 137 बोलता है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद आरओसी। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद आरओसी, जब एनुअल फाइलिंग होती है, हमारे 2 फॉर्म जाते हैं, एक जाता है हमारा AOC 4 और एक जाता है हमारा MGT 7। ये सब बच्चों को पता होगा। AOC 4 की ही यहाँ पे बात हो रही है कि जब आपकी AGM हो जाए उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको AOC 4 फाइल करना है, जिसमें कि अपनी सारी डिटेल्स बतानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टू ROC। अगर कंपनी बड़ी है तो क्या जाएगा, AOC 4 XBRL, ठीक है, XBRL जाएगा। अगर AGM ही नहीं होती
तो ड्यू डेट। और अगर एजीएम किसी केस से हो ही नहीं सकती, मतलब आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वही अडॉप्ट नहीं हुए एजीएम में, वही अडॉप्ट नहीं हुए एजीएम से पहले, तो क्या हुआ, प्रोविजनल आप करोगे, एजीएम नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई होप समझ में आया होगा, अच्छे से रिवाइज हुआ होगा, क्योंकि ये रिविजनरी क्लास ही थी सिर्फ। ठीक है, निफ्रा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, देखो कंपनी लॉ में या कहीं भी आपको अगर कोई टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, जिसका आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो बेस्ट वे क्या है उसको लर्न करने की, सबसे पहले तो जो पूरी चीज है उसको तोड़कर उसका मीनिंग समझो। ठीक है, जैसे मैंने बोला नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, तो इसका क्या समझ में आ रहा है, एक अथॉरिटी है जो रिपोर्ट करती है फाइनेंशियल्स पे, ठीक है, और नेशनल लेवल पे करती है, समझ में आया, तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नाउ कोई भी टॉपिक है उसके हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं उसको, ठीक है, व्हेन, व्हाट, व्हाई। ठीक है, ये 3 चीजें हमें उससे पूछनी है, और ट्रस्ट मी, जब आपको इन तीनों के क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे तो आप समझो कि आपका टॉपिक जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब निफ्रा पढ़ रहे हैं, सबसे पहले व्हेन मतलब वो कब आया, तो वो आया आपका 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 अक्टूबर 2018। व्हाट इज द बेसिक पर्पस, इसका पर्पस क्या है, क्यों आया, सॉरी, व्हाट इज द पर्पस, ठीक है, और व्हाई मतलब इसके करने से क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो निफ्रा है वो हमारा कॉर्पोरेट्स के लिए है। ठीक है, वो हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अथॉरिटी करता है, फाइनेंशियल्स को देखता है। ठीक है, और उसकी फिर रिपोर्टिंग करता है, उसकी ये अथॉरिटी है। ये आपका सेक्शन है 132। ठीक है, अब सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें तो मीनिंग क्या है इसका, तो मीनिंग में देखो सबसे पहले इसकी वाइड पावर्स। ठीक है, पावर्स क्या है, टू रिकमेंड, टू एनफोर्स एंड टू मॉनिटर क्या, द कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जहां मैंने बोला, आपको ऊपर बोला मैंने कि ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, तो नेशनल है, नेशनल से हमें क्या समझ में आता है कि कोई ऐसी चीज जो पूरे नेशन में इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, उसका क्या मतलब है, क्यों होगी, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब होगा क्या, देखो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको कंप्लाई करने हैं, कॉर्पोरेट्स के कोई भी फाइनेंशियल्स हो, ठीक है, उनको आपको एक तराजू में तोलना है। ठीक है, तो आपको पता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनसे ही ऑडिटिंग होती है, वही अप्लाई होते हैं, तो वही चीज की एक पूरी की पूरी अथॉरिटी है। वो क्या करेगी, वो रिकमेंड करेगी, उनको फिर एनफोर्स करेगी और मॉनिटर करेगी, किसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, सेकंड वो बोल रहा है ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। अब मुझे पहले ये बताओ क्वाजी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी मतलब एक ऐसी नॉन जुडिशियल बॉडी, क्वाजी मतलब जुडिशियल बॉडी नहीं है, वो नॉन जुडिशियल बॉडी है, बट वो क्या कर सकती है, वो लॉ को इंटरप्रेट कर सकती है। ठीक है, और अपनी चीजें को इम्प्लीमेंट कर सकती है। बेसिकली ये चीज क्यों होती है, क्योंकि देखो हर चीज हम जुडिशियल बॉडी को दे देंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम लगाएगी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी बॉडीज बनी हुई हैं जिनको हम कहते हैं क्वाजी जुडिशियल बॉडी। वो अपने आप में पूरी जुडिशियल बॉडी नहीं होती, बट क्वाजी होती है जो कि लॉ को इंटरप्रेट कर सकती है और उसको अपने मतलब उसमें अपनी इंटरफेरेंस दे सकती है। इंटरफेरेंस इन द सेंस कि रेगुलेट करेगी मैटर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऐसी ही क्वाजी जुडिशियल बॉडी और कौन सी है, एक दो मैं आपको बता देती हूँ, और जो भी है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। एक आपकी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, आपके जितनी भी ट्रिब्यूनल हो गई, ठीक है, जैसे कंपनी लॉ बोर्ड है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, और आपका कैग है, ठीक है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आपकी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। तो ये सारी आपकी एग्जांपल्स हैं क्वाजी जुडिशियल बॉडी की। आई होप यहाँ आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसका मेन क्या है, रिकमेंड करती है सिर्फ किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब सच स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो क्या चीज करेगी क्या नहीं होगा वो अल्टीमेटली डिसीजन तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो ओवरऑल है निफ्रा का वो मैंने आपको 3 पॉइंट्स में समराइज कर दिया। फटाफट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले वाइड पावर्स हैं। वाइड पावर सबसे पहले टू रिकमेंड, रिकमेंड कर दिया टू एनफोर्स, एंड एनफोर्स करने के बाद टू मॉनिटर कि वो एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या, कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी मतलब नॉन जुडिशियल बॉडी विच कैन इंटरप्रेट लॉ। ये मैंने आपको मीनिंग समझाया, बट इसमें क्या है, वो रेगुलेट मैटर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, फिर रिकमेंड करेगी। देन इसके बाद जो है हमारे हैं ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ निफ्रा। देखो ये वही है, मेक रिकमेंडेशंस, मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस, मतलब क्या करेगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो पूरी प्रोफेशनल्स की करेगा, परफॉर्म सच अ फंक्शन एज मे प्रिस्क्राइब। तो बेसिकली ये 3 ही है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे है आपका रिकमेंड, मॉनिटर एंड एनफोर्स एंड ओवरसी द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। ये मैं ऊपर ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में। ये आपका पूरा एक चार्ट है।
ठीक है, तो एक बार हम इसको बस रीड कर लेते हैं। मेक रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एडॉप्शन ऑफ बाय कंपनीज एंड क्लास ऑफ कंपनीज और देयर ऑडिटर्स। ठीक है, मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मतलब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को इसने दोबारा लिख दिया है। ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड विद इंश्योरिंग कंप्लायंस। उन प्रोफेशनल्स की भी क्वालिटी ऑफ सर्विस को आपको ओवरसी करना है एक बार, जो ये चीज एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई यहाँ तक? अभी बहुत सिंपल है, और मैंने अपनी बुक में इसी तरीके से आपको चीजें बताई गई हैं, बता रखी हैं कि आपको बहुत इजीली याद हो जाए, क्योंकि पूरी की पूरी मॉड्यूल खोल के देखोगे तो आपको ही पता है कि बच्चे को नींद ही आ जाए। ठीक है, तो इट्स बेटर कि हैंड रिटन नोट्स में आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये जो आपका पार्ट है, ये आपका ऑडिटिंग अकाउंटिंग का चैप्टर का पार्ट है, उसमें से मैंने ये टॉपिक लिया है आज का। ठीक है, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ निफ्रा। हेड ऑफिस जो है वो इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और चेयरपर्सन जो रिसेंट है, जो करंट है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन है। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ। उनका नाम स्टार्ट होता है ए से, स्टार्ट विद ए। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनका जो चेयरमैन है करंट, वो कौन है। पर्सन ऑफ एमिनेंस। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप निफ्रा की जो पूरी अथॉरिटी है, जो एक बोर्ड है, वो उसमें कौन कौन होगा। सबसे पहले जो इसका हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चेयरमैन जो है वो क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। पर्सन ऑफ एमिनेंस हैविंग एक्सपर्टीज इन अकाउंटेंसी, ऑब्वियसली फाइनेंस, ऑडिटिंग और लॉ, टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सारा का जो जो ऊपर बैठा है ना, उसके भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, 15 मेंबर्स होने चाहिए, पार्ट टाइम या फुल टाइम, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और एक सेक्रेटरी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, मतलब ये जरूरी नहीं है, बट वो अपॉइंट कर सकता है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेफ्रा। फिर है आपका मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट शैल मेंटेन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद कैग, कंप्यूटर ऑडिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। कंसल्टेशन विद कैग, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस तरीके से बनाने हैं जैसे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है, इन कंसल्टेशन विद द कैग। ठीक है, और अब देखो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, ऑडिट ऑफ निफ्रा एंड एनुअल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। उस समय क्या समझ में आता है कि जो ऑडिट हो रहा है निफ्रा का, वो तो हो सकता है वंस इन 4 मंथ्स और 5 मंथ्स, ऑडिट तो बीच बीच में करते रहना पड़ेगा, बट एक ही रिपोर्ट जाएगी, एनुअल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और भी बहुत काम है। वो यही नहीं देखेगा कि चलो 4 महीने में इस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट आ गई, इसकी आ गई, उसकी आ गई, नहीं। तो बेसिकली जो प्रोसेस है वो कैसा है कि जो अकाउंट्स होंगे निफ्रा के, ठीक है, वो कैग ऑडिट करेगा, और वो कभी भी कर सकता है, सच इंटरवल, जैसे कि मैंने आपको बोला, वंस इन 4 मंथ्स और 5 मंथ्स, उनको सर्टिफाई करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, और निफ्रा को बोलेगा कि एनुअली एक रिपोर्ट बनाकर आप फॉरवर्ड कर दो सीजी को। ठीक है, तो सीजी को तो एक ही बार एनुअल रिपोर्ट जो है वो आपकी फॉरवर्ड होगी। बेसिकली जो एनुअल रिपोर्ट होगी, उसमें ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सब हैं, वो समराइज करके दी जाएंगी। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट बनाई जाएगी, और जो बनाई जाएगी वो एक मैनर में बनाई जाएगी जो प्रिस्क्राइब्ड है। बेसिकली वो क्या बोलेगा कि जो भी पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में जो भी एक्टिविटीज हुई हैं, आप उनको क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। डिस्क्लोज फुल एक्टिविटीज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड मेक अ एनुअल रिपोर्ट दैट meant to be forwarded to the CG annually। ठीक है, ये आप एनुअली उसको भेज दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ये जो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके सामने रखेगा। ठीक है, फॉर फर्दर डिस्कशन। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें कि ऑडिट, जिसमें हम बोल रहे हैं कि ऑडिट ऑफ निफ्रा एंड एनुअल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इन्वेस्टिगेशन बाय निफ्रा, इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा और कैसे होगी। ठीक है, तो जो भी मैटर्स आएंगे निफ्रा के पास, वो कैसे इन्वेस्टिगेट होंगे, कैसे हो सकते हैं, एक सुओ मोटो और एक रेफरेंस बाय सीजी। ठीक है, या तो आप खुद करोगे, आप अकाउंट्स बना रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो सब, अब आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ रही है, इनके जो फाइनेंशियल्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, या जो भी इनके रिकॉर्ड्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ लोचा लग रहा है, कुछ फ्रॉड है, कुछ चीजें दोनों गायब हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो या तो वो खुद करेगा, या सीजी बोलेगा कि करो। फॉर सच क्लास ऑफ बॉडीज, कॉर्पोरेट और पर्सन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट क्या करेगा, बेसिकली प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कमिटेड बाय एनी मेंबर और सीए फॉर्म, नो अदर इंस्टीट्यूट और बॉडी शैल इंटरफेयर। कुछ भी अगर लोचा होता है, ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, कोई भी फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और कोई अदर बॉडी या इंस्टीट्यूट उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है, एक सुओ मोटो खुद भी कर सकता है, क्योंकि वो उसके अकाउंट्स देख रहा है, कभी भी कोई बात आ सकती है, या वो उसको निफ्रा को, जो इंस्टीट्यूट है, सॉरी जो बॉडी है, ठीक है, सीए फॉर्म है, वो लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। ठीक है, अब अगर हम पावर्स की बात करते हैं, पावर्स ऑफ निफ्रा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे वो पूरा पॉइंट है। ठीक है, कि पावर ऑफ आपकी इन्वेस्टिगेशन करने की सुओ मोटो भी हो सकती है, रेफर बाय सीजी भी हो सकती है, और आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है,
वो सारी चीजें हैं इस पॉइंट 1 में। ठीक है, उसके बाद है आपका पॉइंट 2, वो है पावर ऑफ सिविल कोर्ट। देखो जो पावर ऑफ सिविल कोर्ट है वो आपकी, आपने पढ़ा होगा डीआरटी वगैरह, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, सेम है पावर ऑफ सिविल कोर्ट। ठीक है, सबसे पहले समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। अगर ये आपका निफ्रा है, ठीक है, और ये है एक बॉडी ऑफ पर्सन्स या इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, और ये जो है इनको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इनको समन भेजोगे। समन को अगर मैं लेमैन टर्म यूज करूं तो नोटिस है, आप उनको बुलाओगे, ठीक है, समन भेजोगे, ठीक है, और एनफोर्स करोगे अटेंडेंस मतलब ऑफ पर्सन, मतलब आओ, और एग्जामिन करोगे, उनको ओथ दोगे कि जो भी तुम बोलोगे सच बोलोगे। ये पूरा प्रोसेस होता है, सिविल कोर्ट का सेम प्रोसेस है। आप किसी को कोई भी किसी का केस चल रहा होता है, आप उसको बुलाते हो, उसको ओथ दिलवाते हो, ठीक है, और ये अटेंडेंस ऑफ पर्सन मतलब वो इन पर्सन होता है, कोई ऐसा नहीं कि चलो वीडियो कॉल पे आप बात कर रहे हो या कुछ है। फिर इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स रजिस्टर्ड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन, ये जो मैंने यहाँ बताए लोग, उनके आप इंस्पेक्ट करोगे सारे बुक्स रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अदर डॉक्यूमेंट्स सच प्लेस एंड सच टाइम एज स्पेसिफाइड बाय निफ्रा। कोई भी चीज अगर कहीं और भी रखी हुई है, ठीक है, लाइक कंपनी है, कंपनी XYZ लिमिटेड है, अब बीइंग लिमिटेड उसकी ब्रांचेस और जगह भी हो सकती हैं, ठीक है, पब्लिक कंपनी है वो, उसकी और जगह भी हो सकती है इंडिया में कहीं भी। तो डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन, उन सबको डिस्कवर करो कि कहाँ-कहाँ है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स, सच प्लेस एंड सच टाइम एज स्पेसिफाइड बाय निफ्रा। इशुइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको लगता है कि किसी और को ही बुलाना है तो आप उसको बुला सकते हो। ये सारी पावर्स हैं उसकी सिविल कोड की, निफ्रा में जो है। एनफोर्सिंग, समनिंग, एनफोर्सिंग, एग्जामिनिंग ऑन ओथ, ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्शन, इशुइंग कमीशन। ये 4 बेसिक फंक्शंस हैं, ये आपको याद हो जाने चाहिए एकदम से, ठीक है। चलो, फिर है हमारी सेकंड लास्ट जो है वो है पावर ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी। आप पेनल्टी इम्पोज करोगे वेयर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रूव्ड, जहां पर मिसकंडक्ट जो है वो प्रूव हो जाता है, वहां पर आप क्या करोगे, पेनल्टी इम्पोज करोगे। अथॉरिटी शैल इम्पोज पेनल्टी, अगर वो इंडिविजुअल है तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 टाइम तक आप जा सकते हो जितनी भी फीस है, ठीक है। फर्म है अगर, तो मिनिमम हो जाएगा आपका 5 लाख और उसका दुगना हो जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है। ये है अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ठीक है। तो अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब वही निफ्रा आपकी, ठीक है, वो ये चीज इम्पोज कर सकती है। और अगर, आप क्या कर रहे हो, डिबारिंग, हाँ मतलब अगर आपने वो पेनल्टी देनी है तो इंडिविजुअल और फर्म पे कितनी कितनी लगनी है वो देख ली, लेकिन अगर आप डिबार कर रहे हो किसी मेंबर को और अ फर्म फ्रॉम अपॉइंटेड एज ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर अंडरटेकिंग, तो आप डिबार भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, आपने, अगर मैं इसको पूरे को, निफ्रा के पावर्स को पूरे को समराइज करूं तो क्या है, सबसे पहले आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। वो आप कैसे भी कर सकते हो, खुद कर सकते हो या सीजी रेफर करेगा आपको तो कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड सिविल कोर्ट की पावर्स है, ठीक है, जिसमें कि आप समन बुलाओगे, ठीक है, और क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, डिस्कवर एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट एनी प्लेस, ठीक है, और इशुइंग कमीशन, ठीक है। ये CIDI लिख दो, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा सिविल कोड की। फिर आपका थर्ड पॉइंट क्या है, आप करोगे इम्पोज पेनल्टी, लेकिन पेनल्टी आप तब कब कब इम्पोज करोगे, जब आपको प्रूव हो जाएगा कि हाँ मिसकंडक्ट हुआ है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो वो दोनों पार्ट्स पे है, वो इंडिविजुअल पे भी है और वो फर्म पे भी है। अब आपको लगता है कि सब हो गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना है, हमें डिबार करना है, ये बंदा इतना गलत है कि आगे जाके इस पे, चलो अभी तो पेनल्टी लगा दी, लेकिन आगे जाके अगर इसने किसी और कंपनी में जाके ऐसा करा, क्योंकि क्या होता है, सबसे बड़ी इंटेंशन की बात होती है, तो आपको आप डिबार भी कर सकते हो मेंबर को और अ फर्म फ्रॉम अपॉइंटेड एज, ना तो वो कोई ऑडिटर बनेगा, अपॉइंट होगा, ना इंटरनल ऑडिटर, अंडरटेकिंग एनी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कुछ भी हो, वो बंदा काम नहीं कर सकता ऑडिट का, ठीक है, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर हो, इंटरनल ऑडिट हो या कैसा भी हो। परफॉर्मिंग एनी वैल्यूएशन एज पर सेक्शन 247 में कोई वैल्यूएशन नहीं कर सकता, ठीक है, फॉर अ पीरियड मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 10 years, डिटरमाइंड बाय निफ्रा, ठीक है। एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ निफ्रा शैल अपील टू द एपिलेटेड ट्रिब्यूनल इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड विद द पेमेंट ऑफ सच फीस, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए ये सारी चीजें फॉलो करनी होंगी, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, बट डरो मत, ये अलग अलग नहीं देखनी, ये सारी की सारी इस बुक में मैंने पूरा का पूरा एक कंसोलिडेटेड बना रखा है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कंपनीज एक्ट तो ऑब्वियसली है, जिसमें कि हम सेक्शन 135 पढ़ेंगे, फिर आपकी CSR पॉलिसीज हैं, ठीक है, और फिर आपका शेड्यूल 7, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बेसिक बताओ कि व्हाट इज CSR, आप क्या समझते हो CSR से। हाँ, गुड। देखो, आप लोग सही बोल रहे हो, CSR क्या है।
अब देखो बेसिकली क्या है CSR, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कॉर्पोरेट की, एक कंपनी की, जैसे XYZ लिमिटेड हो गई, उस कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स सोसाइटी। ठीक है भाई, आप सोसाइटी में रह के अपनी कंपनी को चला रहे हो, उसके रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है, सब हो रहा है, तो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी को भी पे बैक करो। और इसका यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट एक अलग चीज है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर की बात कर रहे हैं सोसाइटी की। ठीक है, तो अगर हम जनरल मीनिंग लेते हैं CSR का, तो वो क्या है? CSR इज अ कॉन्सेप्ट वेयर बाय कंपनीज नॉट ओनली कंसिडर देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ but also interest of society and the environment by taking responsibility for the impact of their activities on the stakeholders, environment, consumers, employees, communities and all other members in the public sphere। तो जो पब्लिक स्फेयर में सब के सब हैं, जो इम्पैक्ट हो रहे हैं हमारी कुछ एक्टिविटीज से, उसको हम पे बैक करें या उनकी तरफ जो हमारी ड्यूटी है उसको हम परफॉर्म करें। ये एक बेसिक मीनिंग है CSR का, जो कि आप अगर CSR को तोड़ोगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। The philosophy of giving back to society has been an integral part of our culture, ठीक है, which has also been embedded in traditional Indian businesses since time in। देखो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी के बर्थडे में भी जाते हो, ठीक है, या एक जर्नल आपका क्या होता है कि हम गिफ्ट लेके जाएंगे, बट वहां से भी आपको रिटर्न गिफ्ट मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इंडियन कल्चर है कि हम सबको एक रिस्पेक्ट और वहां से भी रिस्पेक्ट, एक जो ट्रेडिशनल है, जो हमारा कल्चर है कि हम सबको विद रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। ठीक है, और किसी का ऐसे रखते नहीं है, अगर वो हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम भी कुछ करके चलते हैं। इट्स सिंपल इज दैट। ठीक है, तो इंडियन, सब इंडियन है, सबको पता होगा कि हमारा कल्चर किस तरीके का है। तो वही चीज जो है हमारे बिजनेसेस में शो होती है CSR के थ्रू। ठीक है, एज सिंपल इज दैट। इसमें भी तो कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये जर्नल सेंस है CSR क्या है। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग CSR, CSR को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली आपको सिर्फ हेडर्स याद रखने हैं, उसके अंदर जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप अंदर अंदर लिख लेना, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सेकंड टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज एंड इट रिड्यूसेस रिस्क। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 पॉइंट हैं, ये आपका इन्फ्लुएंस करते हैं CSR। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ग्लोबलाइज, ये और ये जो चीजें हैं ना, ये मेरे ख्याल से हर चीज को इम्पैक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि ये आजकल के एनवायरमेंट में है। ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से हमारी चेंज होती जा रही है। ठीक है, कंज्यूमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज टाइम टू टाइम जो है वो आपको रेगुलेशन देती रहती है, रिस्क तो आपका मेंटेन रहता ही है। ठीक है, अब आपका आता है एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी, जो हमारी सेक्शन 135 कहता है। ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन 135 वो क्या कहता है कि किस किस पे एप्लीकेबल है। ठीक है, देखो अगर हम अब यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, बट उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ, ये हमारा क्या है, ये प्रॉफिटेबिलिटी वाला मैटर नहीं है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि अगर आपके पास प्रॉफिट हो रहा है तो हम कुछ देंगे, नहीं। बात क्या हो रही है, आपकी क्षमता है कि नहीं। ठीक है, आपकी अगर क्षमता है, आप किसी के लिए, नोबल कॉज के लिए आप 10 रुपए खर्च कर सकते हो। ठीक है, तो वो कहाँ से पता लगेगा? वो पता लगेगा आपका कि आपकी पूंजी कितनी है, आपकी वर्थ कितनी है। अगर मैं आपको बोलूं, स्टैंडर्ड बता दूं कि भाई आपको 100 रुपए खर्च करने ही करने हैं, बट आपकी तो जेब ही अलाउ नहीं कर रही, आपकी जेब सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए अलाउ कर रही है, तो ये चीज नहीं है। सबसे पहले हमारी नेट वर्थ जो है वो देखनी है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी, इट इज नॉट मैंडेटरी, अगर आपकी इतनी क्षमता है तो आप उस हिसाब से खर्च कर सकते हो। तो लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है एज पर सेक्शन 135 कि जो एप्लीकेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंटली देखनी है। ठीक है, कंपनीज हैविंग टर्नओवर आपकी 1000 करोड़ और मोर, नेटवर्थ आपकी 5 करोड़ और मोर, एंड नेट प्रॉफिट आपका 5 करोड़ और मोर। ठीक है, इसमें से अब मैंने देखो ये जो बताया ना टर्नओवर 1000, आप बुक्स में क्या देखोगे, आप पहले पढ़ोगे नेटवर्थ, बट इसका एक सीक्वेंस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, जो आपको याद रहेगा। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स कितनी है कंपनी की, कितना टर्नओवर आता है, वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम में होता है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले 1000, उसका आधा कर दोगे तो नेटवर्थ। ठीक है, और नेट प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 5 करोड़ है, और इनमें से कोई एक और। ठीक है, अगर आपकी टर्नओवर या नेटवर्थ या नेट प्रॉफिट इससे ज्यादा, इससे या इससे ज्यादा है, तो आप CSR का कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। कंपनीज फॉलिंग अंडर CSR प्रीव्यू, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ 5 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। ठीक है, हैविंग इमीडिएट ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नीड टू कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी। सबसे पहले तो देखो, अगर आप दे सकते हो, आपकी इतनी क्षमता है वो क्लियर हो गई,
सबसे पहले क्या करोगे, एक कमेटी बिठाओगे सीएसआर की, जो ये सारा काम संभालेगी आगे से, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है? नॉन एप्लीकेबिलिटी बेसिकली 3 कैटेगरीज की कंपनी है, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी और शैल नॉट अप्लाई टू फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली की बात करते हैं तो इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी का क्या मतलब होता है? ये होती है आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये डोमेस्टिक कंपनीज को केटर नहीं करते, उनको सर्विसेज नहीं देते, ठीक है। तो ये जो है इन पे एप्लीकेबल नहीं होता आपका सेक्शन 135। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, एंड ये इन पे और साथ में शेल नॉट अप्लाई फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑफ दिस, ठीक है, प्राइवेट कंपनी। मतलब बेसिकली ये जो है ये इस चीज से बाहर है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ये है। तो अभी तक हमने क्या चीजें पढ़ी? हमने पढ़ा जनरल मीनिंग ऑफ सीएसआर, ठीक है, फिर उसके बाद हमने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सीएसआर, एंड थर्ड हमने क्या पढ़ा अपना ये एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। अब हम अगर सीएसआर कमेटी की बात करते हैं तो इट इज टू फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर। मैंने क्या बोला? सबसे पहले आपने एप्लीकेबिलिटी चेक करी आपकी, सबसे पहले हम क्या करेंगे चेक? टर्नओवर। अगर किसी कंपनी की टर्नओवर कितनी है? 1000, टर्नओवर कितनी है? 1000 करोड़ और मोर, ठीक है। फिर हम क्या चेक करेंगे? अपनी नेटवर्थ। नेटवर्थ हमारी कितनी है? इसकी आधी, 5 करोड़ और मोर। और फिर सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है? 5 करोड़ और मोर। अगर हमारी इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया जाता है, एलिजिबल हो जाता है, तो हमें सबसे पहले क्या करनी है? हमें अपनी सीएसआर कमेटी बनानी है। तो इट इज टू फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर सीएसआर पॉलिसी ऑफ द कंपनी। सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट requires CSR committee to consist 3 directors or more including one at least independent director। तो अगर हम अब CSR कमेटी की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो 3 डायरेक्टर, उसमें से एक जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो लिस्टेड कंपनी है, 3 और मोर डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच वन शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज अगर हैं, 3 और मोर डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच वन शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हाउएवर इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी 2 और मोर डायरेक्टर्स। देखो बेसिकली क्या है, लिस्टेड कंपनी में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए चाहिए, ठीक है। तो 3 और मोर डायरेक्टर जिसमें है उसमें से आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख लो। बट उसके नीचे जो कैटेगरी आती है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसमें अगर कंपनी में ही रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर सेक्शन 149 कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो, तो यहाँ भी उसकी जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी में 2 और मोर डायरेक्टर्स, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। फॉरेन कंपनी में एटलीस्ट 2 पर्सन आउट ऑफ विच रेजिडेंट होने चाहिए। एक सेकंड। One shall be specified in clause D of this CAT and another shall be nominated by foreign company। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन आएगा तो इसको रहने दो ना, यहाँ तक पढ़ना जरूरी है आपको। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है एक, तो मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके बाद दो आंसर देना। Can a group of 15 companies constitute a single CSR committee with representative of all such companies? Yes or no? कमेंट सेक्शन में अभी भर दो प्लीज कि क्या can a group of 15 companies constitute a single CSR committee with representative of such companies? No। हमने ऊपर ही बोला था कि क्या है कि इंडिपेंडेंटली हमें चेक करना है, ये सबका अपना अपना मामला है, ये कोई ग्रुपिज्म नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, हर कंपनी दूसरे से वो करेगी, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी सीएसआर प्रोविजन इज कंपनी स्पेसिफिक, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में मैंने इंडिपेंडेंटली लिखा था, अगर आप चेक करोगे। हेंस एवरी कंपनी फुलफिलिंग द क्राइटेरिया लेट डाउन बाय दिस शुड कांस्टिट्यूट अ सीएसआर कमिटी फॉर इटसेल्फ, खुद के लिए, ठीक है। हाउएवर द कंपनी में अलाइन इट्स सीएसआर पॉलिसी एंड इनिशिएटिव एज पर ग्रुप पॉलिसी व्हिच शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। आप सलाह मशवरा करके आप वो जरूर बना सकते हो कि हाँ ग्रुप जो सीएसआर पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए, बट वो भी आपके अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस होने चाहिए ऑफ द एक्ट, अलाइन होने चाहिए उससे। अच्छा, मीटिंग एंड कोरम ऑफ सीएसआर कमेटी के ऊपर लॉ इज साइलेंट। अब अपने हिसाब से अपनी समस्या आप कितनी भी कम कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा तो करेगा नहीं कोई, कम ही करेगा, ठीक है। अब आते हैं आपके फंक्शंस ऑफ सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी तो बन गई, ठीक है, हमने देख लिया सीएसआर कमेटी में कब रिक्वायरमेंट है, सीएसआर कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, फंक्शंस ऑफ सीएसआर कमेटी। द सीएसआर कमेटी शैल फॉर्मुलेट सीएसआर पॉलिसी एंड एस्टैब्लिश द स्टेप्स फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, पीरियोडिक रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सीएसआर सिस्टम, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है कि जो पूरा सिस्टम है ना, सबसे पहले जो सीएसआर कमेटी है तो सीएसआर पॉलिसीज बनानी है, ठीक है। तो ये जो आपके फंक्शंस हैं, इसमें अगर हम देखें तो सारी की सारी जो बात होगी वो किससे रिलेटेड होगी, वो होगी सीएसआर पॉलिसी से रिलेटेड। टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड सीएसआर पॉलिसी टू द बोर्ड, टू रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, टू मॉनिटर सीएसआर पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं, बट उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, उससे हमें पहले पढ़ना है सीएसआर पॉलिसी है क्या, ठीक है। तो देखो सीएसआर पॉलिसी क्या है, सीएसआर पॉलिसी इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, जो कंटेन करता है अप्रोच एंड डायरेक्शंस गिवन बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी। बोर्ड जो है कंपनी के कुछ डायरेक्शंस देगा, उसको ध्यान में रखते हुए सीएसआर पॉलिसी बनेगी। और सीएसआर पॉलिसी क्या है, एक सिर्फ स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें कि हमें साथ में क्या देखना है,
क्या रिकमेंडेशन जो CSR कमेटी की है वो भी अकाउंट में लेनी है, टेकन इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशंस ऑफ CSR कमेटी। गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो मेन मुद्दा है इसका। गाइडिंग प्रिंसिपल्स इंक्लूड्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन। ये पूरा क्या है, आपका CSR पॉलिसी का एक रोड मैप है। रोड मैप कि अगर आपने सपोज ये करा है कि 2 लाख जो है ये आपका अमाउंट है, ठीक है, ये आपको स्पेंड करना है, तो ये आप किस किस चीज पे कैसे कैसे स्पेंड करोगे, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहेंगे, कैसे आप अपने CSR प्रोजेक्ट को सबसे पहले क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर मॉनिटर करोगे, फिर फॉर्मुलेट करोगे, ये सारी चीजें इसमें आपकी हैं, ठीक है। तो उसको करके करते हैं प्लान ऑफ एक्शन। अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमें जो सिलेक्ट करना रहेगा, क्या अपना CSR प्रोजेक्ट वो कैसा करेगा, उसमें हमें पैरामीटर्स देखने हैं टू बी इवैल्यूएटेड व्हाइल सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट। CSR प्रोजेक्ट करना है सिलेक्ट, तो हमें क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। What parameters are to be evaluated while selecting a project? Namely, what should be a thrust area, local area, or the other areas where there exists need for CSR project? Projects of national importance areas which deplete natural resources and what proportion of CSR spending to be apportioned for these purposes? Basically, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं CSR की। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हम लोगों को सोसाइटी की तरफ, एनवायरमेंट की तरफ अपना स्पेंड करना है कुछ अमाउंट। तो उसी के लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, अपना CSR प्रोजेक्ट, मतलब हमें किसकी तरफ जो है अपना एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसकी है। फिर हमारा सेकंड आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट। अब जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या हम खुद कर सकते हैं या हम किसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, जो एक बेंचमार्क होगा। हमें इम्प्लीमेंट एजेंसी जो है हम हायर कर सकते हैं, बट देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सेटिस्फैक्ट्री ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए और ट्रैक रिकॉर्ड इंडिकेटर्स होना चाहिए। मतलब ये नहीं ना कि हम लोग किसी नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, बट उससे पहले हम ये झगड़े झुगड़ों में फंस गए, पॉलिटिक्स में फंस गए, नहीं। हम कोई नोबल कॉज करने जा रहे हैं तो हमें उस हिसाब से चलना है, ठीक है। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर मॉनिटरिंग CSR प्रोजेक्ट्स। मॉनिटरिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो डे टू डे के हमारे वो होते हैं, टास्क होते हैं, उनको मॉनिटर करना। मतलब व्हाट फ्रीक्वेंसी स्पेंडिंग शैल बी मॉनिटर्ड, ठीक है, वेदर द साइट विजिट शुड बी नीडेड, वुड बी नीडेड, हु शैल विजिट। अगर मैंने कोई CSR प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है तो वहां पर बंदे भी तो रहने चाहिए ना, मॉनिटर करने के लिए कि डेली बेसिस पे कितनी नीड है, कितनी नीड नहीं है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एनुअल एक्शन प्लान। अब एनुअल एक्शन प्लान बेसिकली टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक वेदर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स आर टू बी सिलेक्टेड। रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कंप्लायंस ऑफ लोकल लॉज, ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है ना कि अरे हम तो CSR प्रोजेक्ट्स के चक्कर में हम तो एक जगह ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर, बट उस चीज के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लोकल परमिशन चाहिए, वहाँ की जो भी आप करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड अगर है तो, ठीक है। तो ये सारी एक एनुअल एक्शन प्लान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको 2 मिनट में अगर इसको रिवाइज करके दूं तो क्या है ये प्रॉपर तरीके से CSR पॉलिसी है, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट है जिसमें कि हम बोर्ड के डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, हम CSR कमेटी की रिकमेंडेशंस को भी ध्यान में रख रहे हैं, और एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स का जो है सिलेक्शन ऑफ CSR प्रोजेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कैन बी डन, ठीक है। मॉनिटरिंग की कितनी साइट विजिट्स होनी चाहिए, कौन साइट विजिट्स करेगा, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि अगर लोकल किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है, कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे होगा, ठीक है। अब एनुअल एक्शन प्लान में और क्या क्या आता है वो देखते हैं। प्लान ऑफ एक्शन में बेसिकली आपकी एक्टिविटीज आती हैं जो आपकी CSR में इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो शेड्यूल 7 में गिवन है एक्टिविटी लिस्ट, जिसमें कि आपका पूरा प्लान ऑफ एक्शन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें से आप ले सकते हो। मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन, कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्स फॉर प्रोग्राम्स, आप प्रोग्राम भी तो करोगे, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एंड डिटेल्स ऑफ नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट इफ एनी फॉर द प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द कंपनी, मतलब उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है उसकी भी आपको असेसमेंट रखनी है। अब अदर पॉइंट्स क्या हैं, बोर्ड में ऑल्टर सच प्लान एट एनी टाइम। बोर्ड जो है, अगर आपका कोई CSR प्रोजेक्ट है, उसका प्लान ऑफ एक्शन को कभी भी टाइमली चेंज कर सकता है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ CSR कमेटी, ठीक है, बेस्ड ऑन द रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू दैट इफेक्ट। बेसिकली होता है ना, बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या कोई एक चीज है, तो लॉ में ही बोला गया है कि बोर्ड के पास पावर है टू ऑल्टर इट टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन की रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो उसकी। CSR प्रोजेक्ट कुड बी कंप्लीटेड एंड द अमाउंट लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख CSR प्रोजेक्ट के लिए रखा है, ठीक है, बट एक्चुअल में जो हमारा CSR प्रोजेक्ट हुआ सिलेक्ट, उसमें हमारे 70,000 ही लगे, ठीक है। तो हमारा कितना बच गया, 30,000 बच गया पैसा। अब ये जो 30,000 है, ऐसा नहीं है कि हम इसको प्रॉफिट में काउंट करेंगे, नहीं, जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है दैट शुड बी कंसिडर्ड बाय द बोर्ड फॉर स्पेंडिंग फॉर अदर CSR प्रोजेक्ट्स। आगे उसको फॉरवर्ड कर दो, आगे CSR प्रोजेक्ट्स में डाल दो। दिस फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज इन द CSR रिपोर्ट ऑल्सो। CSR रिपोर्ट जो आपकी जाएगी उसमें भी आप मेंशन करोगे कि आपने कितना बजट रखा था और कितना आपने स्पेंड किया है और कितना आपका बच गया है। और ये जो 2 लाख है ना, ये पता है
2% होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट होगा और सब होगा, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका वेबसाइट पे डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट पे डिस्क्लोज होने से पहले जो हमने पिछला छोड़ दिया है वो अब हम कंप्लीट करेंगे, और वो है हमारा क्या, फंक्शंस ऑफ आपकी सीएसआर कमेटी। देखो सीएसआर कमेटी में बेसिकली क्या है, टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड सीएसआर पॉलिसी टू दी बोर्ड, ठीक है। सीएसआर पॉलिसी अब हमने देख लिया कि क्या है, उसको फॉर्मुलेट करना और रिकमेंड करना बोर्ड को, ये क्या है, सीएसआर कमेटी। तो अगर मैं फ्लो बताऊं तो सबसे पहले सीएसआर कमेटी है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो बोर्ड को बोलेगी, ठीक है, ऐसे चलेगा। सीएसआर कमेटी फॉर्मुलेट करेगी और बोर्ड को बोलेगी, ठीक है। टू रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, रिकमेंड करेगी कमेटी, इसका क्या काम है, सीएसआर पॉलिसी का काम है। दूसरा इसका क्या है, एक्सपेंडिचर कितना इनकर्ड होगा, ठीक है, और मॉनिटर करना पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये 3 इसके बेसिक फंक्शंस हैं। फटाफट अगर हम रिवाइज करें तो सीएसआर कमेटी के 3 फंक्शन है, टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड सीएसआर पॉलिसी टू बोर्ड, टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड सीएसआर पॉलिसी टू बोर्ड, फिर और क्या बताएगी कि कितना एक्सपेंडिचर करना है, और उन दोनों चीजों को ही आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है। यहाँ पे बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बोर्ड की देखो, बोर्ड एक ऐसा ऐसा मैनेज बोर्ड है डायरेक्टर्स का कि जो अकाउंटेबल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो भी चीजें होंगी, ठीक है। इट शैल बी फुली अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन and implementation of CSR policy and all the projects that are formulated there under and ensure, उसको ensure क्या करना है, ये देखो बोर्ड जो है वो फुली अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑब्वियसली उसकी कंपनी का पैसा अगर कहीं जा रहा है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप नोबल कॉज में दे रहे हो तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहाँ कितना पैसा लग रहा है और ठीक से लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर कुछ 19-20 होता है तो आपको ही धरा जाएगा। सबसे पहले इंश्योर क्या करेगा, प्रोविजंस ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम्स रिक्वायर्ड ऑफ सीएसआर, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज के जो प्रोविजंस है उससे रिलेटेड सब कुछ देखेगा। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स हो रहा है या नहीं। देखो स्टेक होल्डर्स मेजर पार्ट है आपकी कंपनी का, किसी भी कंपनी का, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ होता है। तो सीएसआर जो एक नोबल कॉज है जिसमें कि कंपनी का पैसा ही एक अच्छे काम के लिए जा रहा है, उसमें आप चेक करोगे, बोर्ड चेक करेगा कि उसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। फिर उसके बाद अवेयरनेस एंड प्रमोशन ऑफ सीएसआर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड कल्चर। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो प्लीज अवेयर करो ताकि और लोग भी आपको देखकर इस चीज को कर सकें, ठीक है। तो ये सारा क्या रहा आपका सीएसआर कमेटी के फंक्शंस एंड देन बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिर हमने सीएसआर पॉलिसी भी पढ़ लिया एंड प्लान ऑफ एक्शन अब हम करेंगे स्टार्ट। प्लान ऑफ एक्शन मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटी जो शेड्यूल 7 है उसमें आपकी पूरी एक्टिविटीज लिस्ट है, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्स एंड प्रोग्राम्स, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एंड डिटेल्स ऑफ द नीड इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। ये भी मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं वेबसाइट डिस्क्लोजर पे। वेबसाइट डिस्क्लोजर में क्या है, द बोर्ड ऑफ एवरी एलिजिबल कंपनी डिस्क्लोज कंटेंट्स ऑफ द पॉलिसी इन इट्स रिपोर्ट एंड ऑल्सो प्लेस इट ऑन कंपनीज वेबसाइट। अगर आप सीएसआर के लिए कोई पॉलिसी बनाइए ऑब्वियसली तो वो जो है आप अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करोगे, इफ एनी एंड इंश्योर दैट द एक्टिविटीज आर एज आर इंक्लूडेड इन सीएसआर पॉलिसी ऑफ द कंपनीज अंडरटेकन बाय द कंपनी। अब इस चीज के लिए ना देखो मैं आपको इन्फोसिस का तो दिखाऊंगी, ठीक है, इस पार्ट में या फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इन्फोसिस का सीएसआर दिखाऊंगी, बट आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाकर ये चेकआउट कर सकते हो कि उनकी सीएसआर पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूडेड है। इससे आपको क्या क्लैरिटी आएगी। और देखो अगर हम कुछ भी थ्योरी पढ़ते हैं, अगर हम तभी की तभी उसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू ले लें, याद तो करना नहीं होता, बट होता क्या है हमें वो ज्यादा टाइम तक और ज्यादा अच्छे से याद रहती है, तो हमारी जो रट्टाफिकेशन या ये होता है ना, ये चीजें कम हो जाती हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल इंश्योर एसेंशियल डिस्क्लोजर ऑफ द फॉलोइंग ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी। तो ये इंश्योर करना है कि जो एसेंशियल डिस्क्लोजर है ये आपका होना चाहिए। क्या क्या, सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी आपको डिस्क्लोज करना है ऑन द वेबसाइट, सीएसआर पॉलिसी एंड द प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, ठीक है, जो फाइनल हुए हैं, ये दोनों चीजें आपको करनी है। अब जो मैं आपको बोल रही थी कि सीएसआर एक्टिविटीज क्या है एज पर दी शेड्यूल, तो वो ये है। सबसे पहले द एंट्रीज इन द सेट शेड्यूल मस्ट बी इंटरप्रेटेड लिबरली सो एज टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट इनॉमिनेटेड विद द सेट शेड्यूल। पूछेंगे एक्टिविटीज पे ध्यान दो। एक्सक्लूडेड क्या क्या है, पहले हम ये पढ़ते हैं। एक्टिविटीज अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया, भाई जो चीज आउटसाइड इंडिया है वो हमें करनी ही नहीं है, बात खत्म, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसी चीजें भी हमें नहीं चाहिए। एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली आप नोबल कॉज के लिए कर रहे हो, आप ये थोड़ी ना करोगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय द कंपनी ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस एंड एक्टिविटीज फॉर फुलफिलमेंट अदर स्टैट्यूटरी। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपकी एक्सक्लूड होंगी। सबसे पहले क्या होगी, अगर कोई एक्टिविटी आप बाहर कर रहे हो, हमें क्या मतलब, सीएसआर तो इंडिया का है ना, यहाँ कंट्रीब्यूट करो, यहाँ से तो आपने लिया ना, यहाँ तो आपकी कंपनी रन कर रही है ना, तो यहाँ पे पहले आपकी ड्यूटी बनती है टू पे बैक। दूसरा कंट्रीब्यूशन, अगर आपने ये बोल दिया कि मैं पॉलिटिकल कॉज के लिए पैसा दे रहा हूँ तो क्या वो सीएसआर एक्टिविटी है, नहीं।
थर्ड, अगर आप किसी अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट कर रहे हो या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को बेनिफिट कर रहे हो तो क्या वो सीएसआर एक्टिविटी कहलाएगी? नहीं। एक्टिविटी कुछ भी कर रहे हो अगर आप ऐसा जो आपका डेली का काम है, तो क्या आपने कुछ हटके किया? क्या अलग से कुछ बेनिफिट हुआ सोसाइटी को, एनवायरमेंट को? नहीं। एक्टिविटी सपोर्टेड बाय द कंपनीज, अगर कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो जिसके लिए आपको बाहर से पैसा मिल रहा है, तो भी नहीं, ठीक है? और कोई भी एक्टिविटी जो अदर कोई स्टैट्यूटरी की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हो किसी और चीज के लिए, तो वो आपका इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा बेसिकली सब इंक्लूड होगा, इसलिए मैंने पहले आपको एक्सक्लूजन्स पढ़ाए हैं, ठीक है? अब एक्टिविटीज विच आर इंक्लूडेड फॉर सीएसआर, ठीक है? इरेडिकेटिंग, प्रमोटिंग, प्रोटेक्शन, कंट्रीब्यूशन। इरेडिकेटिंग, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करता है, इरेडिकेट मतलब वैनिश करता है, फिनिश करता है, ठीक है? तो वो चीज काउंट होगी सीएसआर एक्टिविटी में। इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन। आप अपनी किसी एक्टिविटीज से क्या कर रहे हो? हेल्थ केयर, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है? प्रोटेक्शन कर रहे हो किसकी? नेशनल हेरिटेज की, आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग एंड साइट्स, ठीक है? वो सब कर रहे हो। तो ये जो मेन 4 चीजें मैंने लिखी ना, इरेडिकेटिंग, प्रमोटिंग, प्रोटेक्शन, कंट्रीब्यूशन, इन चीजों के नीचे ही आपका ये जो टेबल है ना, ये इसको आपको एज इट इज याद रखना है। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से टैबुलर फॉर्म में कराया, ठीक है? कंट्रीब्यूशन कर रहे हो क्लीन गंगा फंड में, पीएम केयर्स फंड में, इंक्यूबेटर्स और आपका ये आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस टेक, ठीक है? पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज। ये सारी चीजों में अगर आप कर रहे हो, सबसे पहले इरेडिकेटिंग, प्रमोटिंग, प्रोटेक्शन एंड दिस EPPG, ठीक है? मेजर फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, वेटरन वॉर विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स, ठीक है? इसमें भी अगर आप कर रहे हो ट्रेनिंग एंड प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, रूरल एंड स्लम डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, ये सारी चीजों में आपका क्या माना जाएगा? सीएसआर